हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। मतलब जनरली हम ये जानेंगे सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद उसके एनालिसिस का मतलब क्या है, और देयर आफ्टर वो जो एनालिसिस हम बात कर रहे हैं वो करते कैसे हैं, यानी उसके लिए टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, एंड द वेरी लास्ट लिमिटेशंस क्या हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। वन बाय वन ये प्रॉपर टॉपिक डिस्कस किया जाएगा आज। ये सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्टेड। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो हमें समराइज वे में बताती हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। मतलब ये एक ऐसे टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम कैसी है वो उसके बारे में हमें पता चलता है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये जनरली फॉर्मल वे में प्रिपेयर करी जाती हैं और समराइज वे में हमें बताती हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। सिंपल। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम जनरली डे टू डे लाइफ में जनरली हम जानते हैं इन चीज़ों को। उनमें से सबसे पहले है इनकम स्टेटमेंट, जो हमें जनरली ये बताती है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है पूरे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब पूरे एक साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है उसके बारे में पता चलता है। सेकंड, बैलेंस शीट के जरिए कंपनी की एसेट्स कितनी है टोटल और कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है टोटल उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सकते हैं कंपनी की। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमें यह बताती हैं कि कंपनी के अंदर पूरे साल में कितना कैश इन हुआ है और कितना कैश आउट हुआ है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि कंपनी अपने कैश फ्लो को किस तरीके से मैनेज कर रही है। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जिसमें हमें ये आइडिया हो जाता है कि जिसमें आप ये कह लो कि इन्वेस्टर्स को मदद मिलती है कि कंपनी के अंदर जो इक्विटी कैपिटल है उसमें कितने चेंजेस आए हैं पूरे साल के अंदर। मतलब क्यों आए हैं पहले तो ये देखना है, और अगर आए हैं तो कितने चेंजेस आए हैं, सो दैट उन चेंजेस के अंदर मतलब क्या वो चेंजेस फेवरेबल हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि नहीं, इन चीज़ों की जानकारी इससे ली जाती है। अब यही जो हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, इसके एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है। तो अब हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मतलब होता है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जनरली मतलब है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेलुएट करना और बाद में उसको इंटरप्रेट करना। इवेलुएट करने का मतलब होता है कि प्रॉपर स्टडी करना एक चीज़ की, ताकि हम उसके ऊपर ओपिनियन रेडी कर सके अपना। मतलब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मतलब एनालिसिस करने का जनरल मतलब ये होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली स्टडी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर कोई ऐसा ओपिनियन रेडी करना चाहते हो जिससे आपको ये पता चल सके कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके फेवर में है, क्या ये वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके बारे में डिसीजन ले पाओ। तो कुल मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा एनालिसिस जिसमें हम इवेलुएट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिससे हमें ये पता चल सके कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है आज के टाइम में, कंपनी कैसी मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है एक स्पेसिफिक पीरियड में, और वेरी इंपॉर्टेंटली कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या कह रही है। और इसके साथ साथ क्या कंपनी की ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आज दिख रही है हमें, क्या ये हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इससे नज़र आ रहा है, क्या फ्यूचर में हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो हम प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, इवेलुएट करते हैं एंड देन उसको इंटरप्रेट करते हैं, और ये सारी प्रोसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मैंने बोला, ये करते कैसे हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जनरली हम करते हैं कुछ टूल्स की हेल्प से। अब ये टूल्स कौन कौन से हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरली सबसे पहला टूल आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम 2 साल का डेटा लेते हैं और वो 2 सालों के डेटा में एक पर्टिकुलर थिंग का,
जैसे सपोज सेल्स की बारे में बात कर लो, तो एक पर्टिकुलरली जैसे सेल की बात कर रहे हो तो 2 सालों की सेल में कितना एब्सोल्यूट चेंज आया है और कितना परसेंटेज चेंज आया है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी ये जो टूल है ये हमें कंपेयरिंग करने में मदद करता है दो डिफरेंट पीरियड्स के चीज़ों के अंदर। मतलब जैसे साइड बाय साइड हम इसमें कंपैरिजन करते हैं और ये हॉरिजॉन्टली कंपेयर किया जाता है। मतलब जैसे सपोज पिछले साल की जो सेल थी और इस साल में क्या सेल्स चल रही हैं, अगर पॉजिटिव चेंज है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है जो एब्सोल्यूट चेंज है अगर वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है तो सेल्स ग्रो हो रही हैं, कंपनी में सेल्स इंक्रीज हुई हैं इस साल। और इसी तरीके से परसेंटेज चेंज भी अगर ज़्यादा, मतलब परसेंटेज चेंज से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कितने परसेंट सेल में इंक्रीज हुआ है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें जनरली 2 साल के बीच में कंपैरिजन करने देती हैं एक पर्टिकुलर थिंग के अंदर। जैसे कि सेल के बारे में बात कर ली, जैसे COGS के बारे में बात कर ली, तो उनमें कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। उससे हमें एनालिसिस लेने में मदद मिलती है, उससे हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि 2 साल में कितना चेंज आया है एक मतलब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा के अंदर, राइट। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर मतलब इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला जाता है। पर दूसरी तरफ अब कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट एक्चुअली में वर्टिकल एनालिसिस है। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, हम एक बेस फिगर रेडी करते हैं। बेस फिगर मतलब होता है हर आइटम को, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम आइटम शो कर रहे हैं हर एक आइटम का बेस फिगर के साथ लिंक किया जाता है, हर एक आइटम को बेस फिगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बेस फिगर के साथ उसका रिलेशन बताया जाता है। सपोज मैंने कहा मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो जो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इसमें बेस फिगर हम जनरली सेल को लेते हैं। अगर हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो मैं आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बताता हूं, उसमें हम किसको बेस मानते हैं? सेल को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। तो अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बेस फिगर के साथ रिलेट कर रहा हूं, इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल के कंपैरिजन में कितने चेंज हुए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कितना रिलेशन है सेल के साथ, कितने परसेंट वो लिंक कर रहे हैं उनके साथ। मतलब सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रिलेशन पता करने के लिए कि इन दोनों का आपस में कितना रिलेशन है, मतलब सेल के चेंज होने से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितने परसेंट चेंज आता है, बेस फिगर बनाकर हम इसमें रिलेशन देखते हैं और बेस फिगर बनाकर हम इसमें एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हम जनरली नीचे से अब ऊपर, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की बात करते हैं, मतलब हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जनरली सारी फाइनेंशियल आइटम्स को परसेंटेज ऑफ बेस फिगर से कन्वर्ट करते हैं। जनरली हम सेल को बेस फिगर मानते हैं और हर एक आइटम को सेल की फिगर के साथ रिलेट करके उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें रेशियो एनालिसिस की, ये हमारा थर्ड ऐसा एनालिसिस टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने के लिए। एक्चुअली में रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है कि दो आइटम्स जो मतलब दो चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे दो चीज़ों में रिलेशन देखना। मतलब अगर मैं आपको रेशियो एनालिसिस के टूल के बारे में सिंपल बताऊं तो ये एक ऐसा टूल है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एनालिसिस मतलब हमें एनालिसिस करने में मदद करता है दो चीज़ों के बीच में रिलेशन जानने के बाद। दो चीज़ें कौन सी बोल रहा हूँ? जैसे सपोज डेट और इक्विटी का रिलेशन, सपोज करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का रिलेशन, सपोज फिक्स एसेट और इक्विटी का रिलेशन, या फिक्स एसेट और सेल का रिलेशन, या फिर आप बात कर लो प्रोप्राइटरी फंड्स का टोटल एसेट के साथ रिलेशन। तो ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इनका रिलेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। जैसे अब GP का सेल के साथ रिलेशन, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया और उसका सेल के साथ कितना रिलेशन है, उसकी जब हम परसेंटेज निकालेंगे, उसकी जब हम रेशो निकालेंगे, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि GP सेल का कितने परसेंट है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट का सेल के साथ जब हम परसेंटेज चेक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जितनी सेल्स होती हैं उसका कितने परसेंट नेट प्रॉफिट आता है। तो उससे हम कंपनी की परफॉर्मेंस को आसानी से जज कर सकते हैं कि अगर अगले साल कंपनी की सेल इतने परसेंट हुई तो हमारा नेट प्रॉफिट इतने रहने के चांसेस हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना हो सकता है, कंपनी का GP इतना हो सकता है, कंपनी की ये चीज़ इतनी हो सकती है। तो सेल के रिलेशन से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हम एनालिसिस बड़े आराम से कर सकते हैं कि अगर अगले साल इतना चेंज आया तो ये हमारा प्रॉफिट रह सकता है, अगर कंपनी का इतना प्रॉफिट होगा तो इज इट ओके विद दैट और नॉट। उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं उसके बारे में देख सकते हैं। और जनरली रेशियो एनालिसिस में बहुत सारी रेशियोज जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, ये सारी रेशियोज होती हैं जिनका अलग अलग मकसद होता है।
लिक्विडिटी रेशियो का जनरली मकसद होता है कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हम मीट आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें ज़्यादातर ये बताती हैं कि कितनी एबिलिटी है कंपनी की प्रॉफिट जनरेट करने की। लीवरेज रेशो से हम डेट और इक्विटी का रिलेशन देखते हैं कि डेट का प्रोपोर्शनेट कितना है कैपिटल स्ट्रक्चर में और वो कितना इफेक्ट डाल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी के, राइट। एंड एफिशिएंसी रेशियो में हम ये देखते हैं कि हाउ इफेक्टिवली कंपनी यूजेस इट्स एसेट, कितनी अच्छे तरीके से कंपनी अपनी एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है, उसके बारे में इसमें देखा जाता है। तो ब्रीफ वे में आपको बता दिया कि रेशियो एनालिसिस हमें ये एक्चुअली में बताता है कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन कितना है। एग्जाम्पल के तौर पर सेल का नेट प्रॉफिट के साथ रिलेशन कितना है, सेल कितने % बढ़ेंगी तो नेट प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, सेल कितने % घटने से नेट प्रॉफिट कितना घटेगा। ये सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस, ये मैंने ऊपर भी थोड़ा सा बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर एनालिसिस होता है कई बार। इसमें एनालिसिस एक्चुअली में कहता क्या है कि देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कितना कैश साल में आया और कितना कैश साल में कंपनी में से गया, इन और आउट कितना हुआ है कैश में। तो देखो जनरली ना कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दी जाती है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश आया गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना कैश आया गया और इन्वेस्टमेंट में कितना कैश आया गया। उससे क्या होता है, हमें पर्टिकुलरली एक एक चीज़ में पता चल जाता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश कम ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा, या फिर कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रॉब्लम ज़्यादा है कि उसमें कैश नेगेटिव आता है, या फिर कंपनी की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ज़्यादा कैश नेगेटिव है। तो किस एरिया में प्रॉब्लम है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के पता चल जाता है कि किस एरिया में कैश की ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आ रही हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आ रही हैं पर इन्वेस्टमेंट नेगेटिव आ रहा है, तो जिसकी वजह से शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव दिखा रही है अपने आप को। तो एक पर्टिकुलरली एरिया का पता चल जाता है कि कहाँ पे कैश ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और कहाँ का कैश हमें ज़्यादा, मतलब कहाँ पे कंपनी इस एरिया में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है और कहाँ पे कंपनी कंफर्टेबल भी है। ये सारा एनालिसिस हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से कर सकते हैं कि कैश के फेवर में कंपनी किस एरिया में बेटर है और किस एरिया में बेटर नहीं है, राइट। एंड द फिफ्थ वन इज ट्रेंड एनालिसिस। देखिए, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है फाइनेंशियल डेटा को प्रॉपर्ली एग्जामिन करना बहुत सारे पीरियड्स का मिलाकर। क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा बोलता हूँ कि सिंपल सा मीनिंग है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर का डेटा जब आप लेते हो और उसको उस फाइनेंशियल डेटा के ट्रेंड को देखते हो, मतलब मैंने बहुत सारे जैसे सपोज मैंने 5 सालों का डेटा ले लिया, अब वो 5 सालों के डेटा में, फाइनेंशियल डेटा में मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा ट्रेंड क्या बन रहा है। ट्रेंड मतलब क्या 5 साल से जो सेल्स में देख रहा हूँ उसका ग्राफ ऊपर को जा रहा है, उसका ग्राफ बिल्कुल स्टेबल नज़र आ रहा है, उसका ग्राफ ऊपर से नीचे होता नज़र आ रहा है, या उसका ग्राफ बिल्कुल डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है। तो जो भी 5 साल का डेटा मुझे नज़र में आएगा उसका मैं ट्रेंड रेडी करूँगा, उसका मैं पैटर्न देखूंगा, उस पैटर्न से मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि कंपनी की जो सेल्स चलती आ रही हैं क्या वो बिल्कुल ग्रो होती नज़र आ रही हैं, क्या कंपनी की सेल्स में स्टेबिलिटी है, क्या कंपनी की सेल्स में ग्रो तो आया है पर इतना ज़्यादा नहीं आया है, और कंपनी की आने वाली सेल्स क्या हो सकती हैं, ये भी हमें इससे पता चल सकता है। क्योंकि जो ट्रेंड पीछे चल रहा होता है एक्सपेक्टेडली हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी उससे रिलेटेड कुछ होगा। तो इस वजह से ट्रेंड एनालिसिस ज़रूरी है, जिससे हम पास्ट इन्फॉर्मेशन बेसिस पे जो ट्रेंड बने हैं, प्रॉफिट का क्या ट्रेंड चल रहा है, रेवेन्यू कितना चल रहा है, सेल्स कैसे इफेक्ट कर रही हैं, खर्चों का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसका ट्रेंड हम एग्जामिन कर सकते हैं आने वाले समय में। और वही ट्रेंड के बेसिस पे हम अपना प्रेडिक्शन बना सकते हैं कि आने वाले समय में ये हो सकता है कंपनी के अंदर, तो ये कंपनी बेटर होगी कि नहीं होगी, हम इन्वेस्ट करें या ना करें, ये भी इससे डिसीजन लिया जा सकता है, राइट। एंड द लास्ट मेन टूल इज ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ये एनालिसिस क्या बोलता है, ये हमें डिटेल में बताता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी होनी, मतलब इन शॉर्ट ये एक डिटेल मेथड है रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में ड्यू पॉइंट एनालिसिस ने अपना पॉइंट दिया है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस जनरली कंपनी की इक्विटी के ऊपर आप कितना रिटर्न कमा रहे हो उसके बारे में बताता है। यानी ये जनरली आपको 3 कंपोनेंट के ऊपर फोकस करने को कहता है जब भी वो इक्विटी के बारे में बात करता है। ये कहता है कि आप ध्यान रखो कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है कंपनी का, मतलब प्रॉफिट मार्जिन रेशो कितनी है कंपनी की, एसेट टर्नओवर रेशो कितनी है कंपनी की, और फाइनेंशियल लीवरेज क्या है कंपनी की। इन तीनों रेशियो के बेसिस पे हम ये जान पाएंगे बड़े आराम से कि कंपनी की आरओई क्या है। मतलब सपोज मतलब इससे हम ये जान पाएंगे कि कंपनी ज़्यादा किस फैक्टर पे डिपेंड है। अगर कंपनी फाइनेंशियल लीवरेज पे ज़्यादा डिपेंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकेला फाइनेंशियल लीवरेज है तो वो अगर अकेला कंपनी में से हट जाएगा तो शायद हमारी कंपनी में आरओई बहुत कम हो जाएगी।
तो हम तीनों को आपस में रिलेट करके ये देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंपनी का। मतलब क्योंकि ये तीनों रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी से काफ़ी रिलेट करती हैं, वो हमें डायरेक्टली बताती हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी होनी चाहिए। और इसमें फाइनेंशियल लीवरेज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी हमें पता चल जाता है कि फाइनेंशियल लीवरेज होने से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है कि नहीं होने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ये भी हम एनालिसिस कर सकते हैं इसके अंदर। और जनरली अगर हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से अबव नज़र आ रही है तो इट मीन्स हमारी इंडस्ट्री में उसकी वैल्यू बहुत बढ़िया है, हमारी इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन बहुत बढ़िया है। दैट्स इट। अब जल्दी से देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या होंगी। रूल्स हो गए हमारे। अब लिमिटेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है हिस्टोरिकल डेटा। देखिए जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर डेटा पे बेस्ड हैं। प्रीवियस ईयर डेटा मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बनती हैं वो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे ही बनती हैं। उसमें जो भी डेटा हम इस्तेमाल करते हैं, पुराना फिगर्स, पुरानी चीज़ें जो बनी होती हैं उसके बेसिस पे डेटा एनालिसिस करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई इनएक्यूरेट डेटा आ गया तो उसका एनालिसिस भी इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसकी लिमिटेशन पुराने समय से ही चलती आ रही है, जो आज भी हमें फेस करनी पड़ जाएगी। तो ये कह सकते हो आप कि जो पास परफॉर्मेंस हुई है, जो पास में हुआ था, हम उसके बेसिस पे ही हम उसके बेसिस पे ही प्रिडिक्शन करने को बैठे हैं कि आगे क्या होगा, जबकि वो इतना सुटेबल नहीं हो पाता, वो इतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता, राइट। तो इसलिए ये लिमिटेशन है। सेकेंड है सब्जेक्टिविटी इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए अब अकाउंटिंग पॉलिसी हर कोई बिजनेस अपने लेवल पे अलग अलग भी यूज़ कर लेता है। जैसे कि अब एक डेप्रिसिएशन मेथड कंपनी का नहीं है, कोई कंपनी एसएलएम लगाती है तो कोई कंपनी रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लगाती है। तो हमें अगर एनालिसिस करना है तो दोनों कंपनी के डेप्रिसिएशन मेथड को सेम रखना पड़ेगा, तो जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जब सब्जेक्टिविटी आ जाती है ना अकाउंटिंग पॉलिसी में, यानी हर कोई अपने लेवल पे अलग अलग मेथड यूज़ करने लग जाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है एनालिसिस करने के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है विंडो ड्रेसिंग। ऊंची दुकान फीका पकवान। सर ये क्या बोला आपने? ऑब्वियस ही बात है कि आप देखोगे कि दुकान के बाहर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इतनी अच्छी दुकान लग रही है, ये वो चीज़ें, जब अंदर गए तो कुछ दिखा ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं अच्छा सा। तो वही चीज़ है, कंपनी की पोजीशन कहाँ, मतलब कंपनी की बेस्ट चीज़ कहाँ पे दिखती है? उसकी बैलेंस शीट में, उसके P&L में। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर हमने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके सही पोजीशन दिखा दी तो इन्वेस्टर्स वो देखकर तो आ जाएंगे, पर जब आ गए और वो रिटर्न्स उनको एग्जैक्ट ना मिले और कंपनी इतनी अच्छे से परफॉर्म ना करती दिखी तो उनका तो विश्वास टूट जाएगा। तो इस वजह से विंडो ड्रेसिंग कई बार करना भी एक लिमिटेशन है, जिससे हम ये दिखा तो देते हैं कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है, पर एग्जैक्टली वो अच्छी होती नहीं है, फेक पोजीशन दिखाई जाती है। तो दिस इज अनदर लिमिटेशन। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सक्लूजन ऑफ द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स मतलब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड है, क्वालिटेटिव इसमें नहीं देखा नहीं जाता ज़्यादा। मतलब क्वालिटेटिव इसमें इग्नोर कर दिए जाते हैं। क्वालिटेटिव मतलब जैसे कि मैनेजमेंट की बात कर लो, मैनेजमेंट क्वालिटी की बात कर लो, ब्रांड स्ट्रेंथ की बात कर लो, मार्केट कंपटीशन की बात कर लो, ये सब चीज़ें इसमें इग्नोर करी जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सक्सेस अच्छे से मेजर नहीं कर पाते। क्योंकि सक्सेस हासिल करने के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते अच्छे से। तो दैट इज़ द रीज़न कई बार हम अपनी सक्सेस को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि सक्सेस के लिए दोनों फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली नहीं यूज़ होते। ज़्यादातर क्वांटिटेटिव फैक्टर पे फोकस किया जाता है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स इसमें यूज़ नहीं हो पाते, उसका एनालिसिस प्रॉपरली नहीं होता। तो ऑल दीज आर द मेजर लिमिटेशंस ऑल्सो ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का प्रॉपर क्वेश्चन आपको हो गया होगा। तो आई होप आपको मैंने एक ही वीडियो के अंदर जो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में बताया, विद इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें करने के बाद तो आपको समझ आ गया होना चाहिए। तो अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा, और अगर चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।